नमस्कार साथियों। आज पुनः हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट में नए चैप्टर कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसदीय सरकार क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संसदीय सरकार है वो क्या है। इसमें संसदीय सरकार में एक होती है संघ की कार्यपालिका, दूसरा होता है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका में अंतर क्या है? तो भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, और जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र के लिए, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 से 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। वहीं अनुच्छेद 163, 164, 163, 164 द्वारा राज्यों हेतु संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। किसमें? संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं पर संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद हमको याद रखना है। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। यह हमें याद रखना है। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। संघ की कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका को हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं। संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, भारत का राष्ट्रपति। इसकी स्थिति क्या है? भारतीय संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। ब्रिटेन के संविधान का अनुकरण करते हुए ही भारत ने संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की सामग्री होती है, उसी प्रकार भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की सामग्री की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होगा। संघ की वास्तविक शक्ति जो है वो संघ मंत्रिमंडल में रहेगी। इन दोनों देशों के प्रमुख ये मूलभूत अंतर मान्य है कि ब्रिटेन की सामग्री का पद जो है वंशानुगत है, जबकि भारत का वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। इसी अंतर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, और भारत में राष्ट्रपति के पद को संविधान के अनुच्छेद 52 में स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक छोटे से सेगमेंट में इनके पद की के लिए जो अनुसूची है वो है अनुच्छेद 52, और इसके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का जो प्रयोग है अनुच्छेद 53 के तहत। ये इसका जो निर्वाचन होगा वो अनुच्छेद 54 के तहत। सीधे सीधे पहले अनुच्छेद हम लोग याद करते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद अनुच्छेद 55 में इसके निर्वाचन रीति का है। 56 में इनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में। ठीक है, 58 में अर्हताएं दी हुई हैं, कौन कौन सी अर्हताएं धारण करेंगे पद पर आने के लिए, और अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं इनके लिए, और 60 में शपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ किसके द्वारा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जो इनके ऊपर जो लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 61। ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, पिछली वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था जिसमें राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पर हम लोगों ने वीडियो को समाप्त किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग की
व्यवस्था बताई गई है। राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है जब उसने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना हो उसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के 14 दिन बाद ही सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जा सकता है। जिस सदन में संकल्प पेश किया जाए उसके सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए। जिस सदन में संकल्प पेश किया गया है उसके द्वारा पारित किए जाने के बाद संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा हो तब राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से लगाए गए आरोप के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा और स्पष्टीकरण देगा। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को सही पाता है तथा अपनी संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रपति अपना पद त्याग करने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सेगमेंट्स, आपको इसमें समझने की जरूरत है। कब लगेगा? जब हम संविधान का यह अतिक्रमण करता है, यानी सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद को शक्ति प्राप्त है। संसद के किसी भी सदन से आरोप लगाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व इसे नोटिस देना आवश्यक है। यह हमने इसको नटशेल में छोटा बना दिया है। संसद को कुल संख्या का 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके इसको देना होगा। जिस सदन से यह लगाया जाएगा उसके 2/3 सदस्य द्वारा संकल्प पारित करके अगले सदन को भेजा जाएगा। एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया इसको। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा अपने माध्यम से या अपने वकील के माध्यम से। आरोप सही पाए जाने पर दूसरे सदन के जो 2/3 सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और वह अपने पद से मुक्त हो जाएगा या बाध्य हो जाएगा पद को छोड़ने के लिए। धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग, इसमें पहला है प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, दूसरा है महान्यायवादी, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। इस सेगमेंट में एक और स्लाइड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्तियां हैं इनके पास। अब इनका डिटेल्ड आपको हम लोग नए सेगमेंट में देंगे। सारे जो शक्तियां हैं वो डिटेल्ड किन किन में है, जैसे आपातकालीन शक्तियों के बारे में है अनुच्छेद 352, 356, 365 और अनुच्छेद वित्तीय आपात 360। ये सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ठीक है।